अच्छा, अब इस सवाल में हम ये डिस्कस कर चुके हैं, फाइफो मेथड से कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होगी, प्रॉफिट ज्यादा होगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा होगी। अब अगर हम वेटेड एवरेज मेथड इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है हम इन्वेंट्री की जो वैल्यूएशन करेंगे, इशू करेंगे, एक एवरेज कॉस्ट पे करेंगे। एवरेज कॉस्ट अगर मैं इन दोनों के इन बिटवीन निकालूं तो 8 + 5 13, 13 / 2 6.5। यानी कि फाइफो के मुकाबले में कॉस्ट क्या है, ज्यादा है। फाइफो में 5 बन रही थी, इसमें 6.5 बन रही है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो आपका हाई होगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स हाई है तो प्रॉफिट कम होता है, और प्रॉफिट कम है तो इसका मतलब है क्लोजिंग इन्वेंट्री भी आपकी कम होगी। ठीक है, जो रिलेशन मैंने आपको समझाया था ये अगर आप समझ जाए तो बस ये आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्या आंसर होगा। फाइफो मेथड अगर आप इस्तेमाल करो तो कौन सा कॉम्बिनेशन बनता है एज कम्पेयर टू वेट एवरेज। तो फाइफो मेथड से कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होगी, प्रॉफिट हाई होगा, और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी हाई होगी। तो ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट बन गया जो हमने ऊपर किया था। बिल्कुल इसका ऑपोजिट बन गया। अब आगे मूव करते हैं। इस सवाल में पूछा है व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन ईओक्यू एंड टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। ईओक्यू, उसका फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 2C0D/CH। और एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट जिसका फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट पर ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स, जिसका फॉर्मूला होता है एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर क्वांटिटी। वो कह रहा है क्या फर्क पड़ेगा ईओक्यू और एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट पे अगर आपकी होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज हो जाए। तो होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज हो जाए तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट पे। वो भी इंक्रीज हो जाएगी ज्यादा। एक मिनट, पहले इस ईओक्यू का बता दें क्योंकि फिर वो उसी से रिलेट करता है। अगर होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज हो रही है तो यानी कि ये चीज इंक्रीज हो रही है तो ईओक्यू का क्या, ईओक्यू इंक्रीज होगा कम होगा। डिनोमिनेटर में इंक्रीज चीज होगा बढ़ ना। डिनोमिनेटर में चीज बढ़ रही है, लो होगा कम। लो होगा। समझ आई है ना मेरी बात की। जी। देखे ना, डिनोमिनेटर में अगर एक चीज बढ़ रही है तो इसका मतलब है जो आंसर आंसर है उसको कम करेगी। वो कम आए कम आए। तो ईओक्यू तो लोअर होगा। और एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट में की ऑर्डर क्वांटिटी की है कि किस सवाल में फॉर्मूले में आ रही है। हाँ ये ये क्यू क्यू आ है रहा ना। है, ये क्यू का मतलब यही है ना, ऑर्डर क्वांटिटी, कि आप ये वाला ऑर्डर प्लेस कर रहे हो। ये ऑर्डर है क्वांटिटी जी। अगर लो है तो ये आंसर से क्या आएगा। अगर डिनोमिनेटर वाली कम। चीज कम हो रही है तो आंसर ज्यादा आएगा कम कम आएगा। आएगा कम। ऊपर आपने बोला था डिनोमिनेटर अगर ज्यादा हो रहा है तो आंसर कम आता है, तो अगर डिनोमिनेटर कम हो रहा है तो आंसर ज्यादा आएगा ना। जी। अगर 10 को 5 से डिवाइड करते हो आंसर 2 आता है, फिर डिनोमिनेटर को कम कर देता हूँ, 10 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो 2.5 आता है ना, तो आंसर ज्यादा आता है ना। तो अगर ऑर्डर क्वांटिटी लोअर हो रही है तो इसका मतलब है इस चीज का आंसर ज्यादा आएगा, और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। ऑप्शन ए बनता है। ये आइए समझ आपको। है जी आ गई है। इसके बाद व्हाट आर द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। तो ये आप कर लेंगे, इसमें कोई मसला नहीं है। परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डर कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट, ये मैंने आपको सवाल में भी कराया हुआ है, लेक्चर में भी जो हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। रीऑर्डर लेवल है, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या था, मैक्सिमम यूजेज मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम लीड टाइम। तो बस मल्टीप्लाई कर दें। मैक्सिमम यूजेज आपका है 520, और मैक्सिमम आपका लीड टाइम जो है 10 to 15 डेज लिखा हुआ है, तो मैक्सिमम कौन सा होगा, 15। 15। तो 15 को मैक्सिमम डेली यूजेज से मल्टीप्लाई कर। सब फॉर्मूलाज हैं, सब फॉर्मूलाज अगर आपको आते हो ना तो आपके लिए सब कुछ आसान है। आप एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या था, क्यू डिवाइड बाई टू, ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड बाई टू प्लस बफर इन्वेंट्री, यही था। जी। क्यू जो है वो आपका कितना है, 100। ऑर्डर क्वांटिटी यही है ना, 100 डिवाइड बाई टू। अब यहाँ पर बफर इन्वेंट्री तो नहीं दी हुई, लेकिन यहाँ पर एक मिनिमम इन्वेंट्री दी हुई है। तो मिनिमम इन्वेंट्री का मतलब ये होता है कि इन्वेंट्री, इतनी इन्वेंट्री आप लाजमी लाजमी कीप करते हो। वो भी बफर इन्वेंट्री तो खैर नहीं होगी, लेकिन वो बफर इन्वेंट्री भी आप उसको कह सकते हो कि आपकी इतनी कम से कम होती है।
तो मिनिमम इन्वेंट्री भी बफर इन्वेंट्री की तरह होती है, ठीक है, वो भी आपने ऐड करनी है। तो 70 चेज आपका आंसर आ जाएगा। मैं अभी काफी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ। एवरेज इन्वेंट्री का मतलब ये होता था कि जितने आपकी ऑर्डर क्वांटिटी है डिवाइड बाई 2 कर दो। अगर कोई और इन्वेंट्री आपने रखी है, जैसे सेफ्टी में रखी है, सेफ्टी स्टॉक है, बफर इन्वेंट्री रखी है, वो ऐड कर दो। अब जो मिनिमम इन्वेंट्री है, मिनिमम इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है कि इतनी आप मिनिमम रखते ही रखते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ ना, ये भी एक तरह से बफर कंसीडर की जा सकती है एवरेज इन्वेंट्री में, ये भी हमने ऐड करनी है। जी। सही है। जी। तो इसमें ये था। अब एक मिनट। ये एक नई चीज है, आप लोगों ने समझनी है। ये लेक्चर में मैं मेंशन नहीं कर पाया। मिनिमम इन्वेंट्री का मतलब ये होता है कि जितनी मिनिमम इन्वेंट्री आप कीप करते हो, तो मिनिमम इन्वेंट्री भी आप इस फॉर्मूला में यूज कर सकते हो। अब इसके बाद इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का मकसद क्या होता है? एक ऑप्टिमल क्वांटिटी निकालना जो आप बना सको, ठीक है, मैन्युफैक्चर कर सको। एक ऑप्टिमल क्वांटिटी मैन्युफैक्चर कर सको। ऑप्टिमल रीऑर्डर क्वांटिटी नहीं होता, वो तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का काम होता था। बाकी रीऑर्डर लेवल निकालना और मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल निकालने का इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। ऑप्शन डी होगा। अब ये 159 बहुत बड़ा सवाल है, इतना बड़ा सवाल आता तो नहीं है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट आपका टेस्ट होगा। अब आपने दो चीजें देखनी है, ठीक है, कि वो किस चीज के बारे में पूछ रहा है। अगर तो वो इन्वेंट्री वैल्यू के बारे में पूछ रहा है, तो इसका मतलब है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। इशू और रिसीट का आपको पता ही है। स्टार्ट करते हैं जी। पहले स्टेटमेंट पढ़े, क्या लिखा हुआ है? आपने बता। पोटेंशियली आउट ऑफ डेट वैल्यूएशन ऑन इश्यूज। आउट ऑफ डेट का क्या मतलब होता है? रिसेंट या पुरानी? पुरानी। तो सबसे पुरानी वैल्यूएशन जो हम इशू फर्स्ट इन करते फर्स्ट हैं, आउट। ठीक है। अगला पढ़े, क्या लिखा हुआ है? The valuation of inventory rarely affects रिफ्लेक्ट्स। reflects the actual purchase price of the material. तो कह रहा है कि जो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन है उससे जो परचेज प्राइस है वो अफेक्ट रेयरली अफेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होती है, यानी कि रिफ्लेक्ट होती है। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आपकी शुरू में परचेज प्राइस 4 थी, बाद में 6 हो गई है, तो ये मेथड आप इस्तेमाल करोगे ना, तो ये इतनी अफेक्ट नहीं होगी। तो ये एवरेज मेथड है, ठीक है। क्योंकि एवरेज मेथड में आप इन बिटवीन फिगर निकाल लेते हो, तो जो 4 है और 6 है उसकी एक इन बिटवीन फिगर आ जाती है। तो एक्चुअल परचेज प्राइस के अराउंड ही वो आंसर आता है, ठीक है। तो ये एफको मेथड होगा। फिर पोटेंशियली आउट ऑफ डेट क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशंस, कि जिसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन आउट ऑफ डेट होती है, कौन सा मेथड होगा? क्लोजिंग ये इन्वेंट्री भी की। फीफो ही होगा। फीफो में देखें आप क्या करते थे। अभी ये पॉइंट आपने समझना है, ठीक है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन की तो आपको समझ आ गई है। फीफो जब आप यूज करते थे, तो जो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन होती थी वो क्या होती थी? आउट ऑफ डेट, यानी कि पुरानी। हम्म। इशू की। तो जब आप फीफो यूज करते थे, तो जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होती थी उसकी वैल्यूएशन कौन सी वाली होती थी? रिसेंटली वाली। क्योंकि पुराने वाले में तो आपने इशू कर दिया ना, जो रिसेंट है वो आपके पास मौजूद है। ये बात मेरी समझ आई है? जी आ गई। लाइफो क्योंकि में लास्ट इन फर्स्ट आउट में बिल्कुल। लास्ट इन जो हमने पहले करी, जो हमारे पास जो फर्स्ट वाली थी वो अभी तक रखी हुई है। हाँ बिल्कुल। तो जो लीफो है उसमें हमने आखिरी वाली दी होगी, इशू कर दी होगी। तो जो सबसे वो पिछली वाली पड़ी होगी वो क्लोजिंग इन्वेंट्री में होगी ना। तो लीफो में जो है ना, क्लोजिंग इन्वेंट्री सबसे आउटडेट होगी, यानी कि सबसे पुरानी वाली होगी, उस वैल्यू पे होगी। ये बात समझ आई है? जी। ये समझ आ गई है? नहीं आई मैं दोबारा बता देता हूँ। नहीं, आ गई है समझ हाँ में। सही है। फिर अगला है कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड ये सूट करता है, जैसे अगर लिक्विड मटेरियल इन्वेंट्री है, अगर आप वो यूज कर रहे हो तो उस पर सूट करता है। ऑयल की जैसे प्राइस होगी, ऑयल का हो गया। अब ऑयल की प्राइस क्या हो रही होती है? मार्केट में फ्लक्चुएट हो रही होती है, ये बात है, कभी कम कभी ज्यादा। तो कौन सा मेथड ठीक रहेगा? एवरेज। फिर ऐसा इन्वेंट्री मेथड जिसमें डेयरी प्रोडक्ट्स हैं या वो प्रोडक्ट्स हैं जिनकी शॉर्ट शेल्फ लाइफ है, यानी कि फूड प्रोडक्ट्स जो कि जल्दी खराब हो जाते हैं, उनको किस मेथड के फी तहत आप दोगे? फीफो। बिल्कुल। अब एक इन्वेंट्री मेथड है जिसमें आप व्हीट फार्मर है, वो लार्ज सीलोज ऑफ ग्रेन है और ग्रेन को वो ऐड करता है,
और जो टॉप वाली चीज है उसको लेता है। लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो बिल्कुल टॉप वाली चीज को लेता है, यानी कि लीफो होगा, लास्ट लेटेस्ट को ले लेंगे। जब महंगाई हो रही होगी तो इस मेथड के तहत हाईयर प्रॉफिट्स आएंगे। महंगाई हो रही होगी तो फर्स्ट इन फीफो, फर्स्ट आउट। यस, कॉस्ट सबसे कम होगी फीफो के तहत, तो इसका मतलब है प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा। इस मेथड से जो है ना प्रॉफिट्स कम आ रहे होंगे जब महंगाई हो रही होगी। ये कौन सा? लीफो। हाँ, अब ये अगला भी आसान है, जब महंगाई हो रही होगी तो मिडिल लेवल प्रॉफिट आएगा। एवरेज। इशू को आप मोस्ट रिसेंट परचेज कॉस्ट पे दे, कौन सा मेथड होगा? लीफो। बिल्कुल। इन्वेंट्री को आप वैल्यू कर रहे हो एवरेज पे, एवरेज। एवरेज मेथड होगा। और ये लास्ट है, इन्वेंट्री को इशू नहीं है, इन्वेंट्री को आप वैल्यू कर रहे हो सबसे रीसेंट परचेज कॉस्ट पे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो। यस, समझ आ गई है ये? जी। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी निकालनी है, सारा कुछ आपको दिया हुआ है, प्रोडक्ट आप जो, ये सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, वो आप कर लेंगे, ठीक है। ये भी ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है। बताइए जी, होल्डिंग कॉस्ट में क्या क्या चीज़ आती है, इन दोनों में से कौन सी दो चीज़ें होल्डिंग कॉस्ट में आती हैं? कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। डिलीवरी कॉस्ट और ये आएगी, सी। नहीं। रेंटल पेमेंट्स आएगी, जी। प्लेसिंग एन ऑर्डर और डिलीवरी कॉस्ट तो ऑर्डरिंग कॉस्ट में आ जाएगी ना, ठीक है। क्लियर है ना ये वाला, ऊपर वाला? जी क्लियर है। 162 पढ़ें, क्या क्या कह रहा है? What is the total annual cost of holding inventory of the company? कैसे निकालेंगे? एनुअल होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, सिंपल। टोटल परचेज कॉस्ट प्लस टोटल होल्डिंग, अच्छा ये होल्डिंग कॉस्ट है, टोटल होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था? CS मल्टीप्लाई बाय Q/2। अगर तो बफर इन्वेंट्री दी गई तो बफर इसमें क्या करना है, आपने ऐड कर देना। क्लियर है ना, ये कर लेंगे ना? जी। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर निकालना है आपने, इसमें वर्किंग बैकवर्ड्स करनी है, मैं करा देता हूँ। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर आपने निकालना है, तो EOQ का फॉर्मूला था, ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू 2C0D/CH। अब यहाँ पर मैं स्क्वायर ले लूंगा इसको काटने के लिए, यहाँ पर भी मुझे स्क्वायर लेना पड़ेगा, इक्वेशन की एक साइड पे जो आप काम करते हो दूसरी साइड पे काम करते हो। तो Q² इज इक्वल टू 2C0D/CH। CH यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो CH मल्टीप्लाई बाय ऑर्डर क्वांटिटी का स्क्वायर डिवाइड बाय, मुझे C0 चाहिए, तो ये इस सब मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, 2D C0 हो जाएगा। ये समझ आइए मैंने क्या किया? जी। तो अब वो सी आपने नॉट, इक्वेशन को यस, इजी कर मुझे दिया मुझे खोल के। यस, बिल्कुल C0 मुझे चाहिए ना, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, तो मैं बाकी सारी चीजें यहाँ पर ले आऊँ जो हमने बेसिक मैथ्स पढ़ी है सबने, वही उसके तहत। अब सारा कुछ आपको पता है, बस इसमें पुट कर देना है तो आपके पास C0 का आंसर आ जाएगा। क्लियर है? जी। ये करना भी है आपने, ठीक है। डी का मतलब एनुअल डिमांड है, यहाँ पर 3 महीने की दी हुई है, तो आपको पता होना चाहिए कि एनुअल डिमांड आपने लेनी है, ठीक है। होल्डिंग कॉस्ट वगैरह 5% है परचेज प्राइस की, तो परचेज प्राइस 42 है, इसका 5% लेनी है, आपकी होल्डिंग कॉस्ट आ जाएगी CH। ऑर्डर क्वांटिटी Q आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपका 185। और बाकी 2000 यूनिट आइटम आपको, अच्छा वो तो एनुअल डिमांड निकल जाएगी, तो ऐसे आप कर लेंगे, ठीक है। 1 मिनट, मुझे जरा कॉल आ रही है, 1 मिनट जरा मुझे दीजिएगा। ठीक हो गया, क्लियर है ना यहाँ तक? जी। सही। आप तो बिल्कुल डाउन हो गए हैं, कितना टाइम है आपके पास और अभी? 20 मिनट्स है क्योंकि मुझे सही है, अराउंड चलिए कोई 4 मसला बजे नहीं है। पाकिस्तान की जान है। ये सवाल कर लेते हैं, ये वाला सवाल बस कर लेते हैं, तो बाकी मैं वैसे भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो वो आपको उसमें मिल जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पढ़ें जी, पहली स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है?
In periods of rising prices, FIFO gives a higher valuation of closing inventory than LIFO or FO. अब फीफो और एफको का तुमने रिलेशन देख लिया था, अब इसमें लाइफो का भी देखना है, तो खैर आप देख लेते हैं, तीनों लिख लेते हैं, फाइफो, लाइफो और एफको। जब प्राइस राइज कर रही थी तो हमने यहाँ पर रिलेशन आइडेंटिफाई किया था, मैं ऊपर जाता हूँ, ये जब प्राइस राइज करी थी तो हमने ये देखे किया था कि फीफो में कॉस्ट कम होगी, प्रॉफिट और क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा होगा, और वेटेड एवरेज बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। मैं यही नीचे लिख देता हूँ, ये वही सवाल है बस, थोड़ा इसमें हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्रॉफिट, क्लोजिंग। प्राइस राइज करी होगी तो फीफो में कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होगी, प्रॉफिट और क्लोजिंग इन्वेंट्री दोनों क्या होंगी, ज्यादा होंगी। और एफको में इसके ऑपोजिट था, कॉस्ट ऑफ सेल्स ज्यादा होगी और प्रॉफिट और ये ये कम प्रॉफिट और होगा। ये कम। और लाइफो में क्या होगा, लाइफो में लास्ट इन फर्स्ट आउट है, तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स अगेन ज्यादा होगी, क्योंकि आप जो लास्ट वाली है उस पे उसको पहले इशू करोगे, और प्रॉफिट और वो कम होगा। तो अब देखें जी, पहली स्टेटमेंट में कह रहा है फाइफो से जो है ना इन्वेंट्री की वैल्यूएशन हाइयर होगी एज कम्पेयर टू लाइफो, और एफको तो बिल्कुल हाइयर है। क्लियर है? जी। क्लियर है ना ये? जी जी। उसके बाद अगर प्राइसेस गिर रही हैं तो सब कुछ ऑपोजिट हो जाएगा। प्राइसेस अगर गिर रही हैं तो, अब पढ़े आगे सवाल पढ़े, क्या लिखा हुआ है? In periods of falling prices, LIFO gives a higher valuation of issues of inventory than FIFO or FO. अब किसकी वैल्यूएशन की वो बात कर रहा है, इश्यूज की, Issues. क्लोजिंग इन्वेंट्री की नहीं बात कर रहा, इश्यूज की। अगर प्राइस गिर रही है तो लाइफो जो है, लाइफो से इशू की कॉस्ट क्या होगी, यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात कर रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात कर रहा है ना, इशू लाइफो है और प्राइस फॉल कर रही है, तो यानी कि जो सबसे लेटेस्ट होगी उसकी प्राइस कम होगी। जी। तो इसका मतलब क्या है कि लाइफो मेथड से जो है इशू की कॉस्ट Valuation. कम होगी, जी। क्योंकि लास्ट वाली आप पहले इशू कर रहे हो ना, तो इसने हायर लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, False. तो ये फॉल्स होगा। अगला पढ़े क्या लिखा हुआ है। FO would normally be expected to produce a valuation of closing inventory somewhere between valuations of FIFO and LIFO. True. ट्रू, एवरेज है ना, तो इन बिटवीन ही कहीं आएगा। अगला पढ़े। FIFO cost issues of inventory at the most recent purchase price. सही लिखा हुआ है, False है। फॉल्स है, आउटडेटेड प्राइस, सबसे पुरानी, रिसेंटली। अगला पढ़े। FO cost issues of inventory at the oldest purchase price. ये भी false है। एवरेज पे करता है। अगला पढ़े। LIFO cost issues of inventory at the oldest purchase price. ये भी false लीफो जो है इन्वेंट्री, लीफो कॉस्ट इश्यूज इन्वेंट्री एट द ओल्डेस्ट परचेज प्राइस, गलत है। अगला पढ़े। है। FIFO values closing inventory at the most recent purchase price. क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये भी क्लोजिंग इन्वेंट्री, false ये सही है। देखे ना, फीफो में आप जो है, जो सबसे पुरानी प्राइस है उस पे इन्वेंट्री को दे रही होगी, यही बात है। तो जी। क्लोजिंग में जो बचा होगा वो उससे रिसेंट वाला बचा होगा ना। Most recent. True है, true, true. हाँ ट्रू होगा, ठीक है। अगला पढ़े। LIFO values closing inventory at the most recent purchase price. फॉल्स होगा ना, क्योंकि फीफो वैल्यू करता है, ऊपर हम False. बात कर चुके हैं। लास्ट पढ़े। FO values closing inventory at the latest purchase price. False. फॉल्स है, ये सब मेरे इन बिटवीन आता है, तो ये आपका ये आंसर भी फॉल्स होगा, ठीक है। जी ठीक है। अच्छा, अब आपने जाना है तो अभी 5-10 मिनट कर सकते हैं अगर। चलें कर लेते हैं, और अगले भी कर लेते हैं। ईओक्यू वाले में नहीं करा रहा, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी कराए में, तो आप कर लेंगे। सही है ना ये, ऑलरेडी डिस्कस है, सवाल मैंने क्लास में इतना बड़ा वो कराया हुआ, तो उसमें आप कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। वैसे वो जो रिकॉर्डिंग में है ये किट के, ये सेमी क्वेश्चंस है जी या जी, वो ये जो अलग एफ वाले हैं वो मैं। एफ टू वाले तो वही हैं, एम ए टू वाले भी आपके साथ शेयर किए हैं मैंने, आपने क्योंकि एम ए टू का भी पेपर देना है।
यही रिकॉर्डिंग में वो वही प्रपोज करूंगा। ठीक है। बाकी इसमें एक लिखा हुआ है कि एनुअल सेविंग कॉस्ट क्या होगी, तो इसमें आपने ये कर देना है कि आपने देखना है कि 1% जो सप्लायर को आपको डिस्काउंट दिया है ना, उस डिस्काउंट के साथ आपकी एनुअल कॉस्ट क्या है। एनुअल कॉस्ट आपने निकालनी है इस डिस्काउंट के साथ, 1% डिस्काउंट लेना है। मैंने आपको सवाल वो डिटेल में कराया हुआ लेक्चर में, ठीक है, वो लेना है आपने। और जो भी आंसर आएगा और उसको कंपेयर कर देना है आपकी ईओक्यू वाले के साथ, ठीक है, ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो इसके साथ, जो भी ईओक्यू का आंसर आपका है उससे। या एक मिनट, यहाँ पर क्या करना है, हाँ, अब यहाँ पर आपने डिस्काउंट देखना है, डिस्काउंट से आपकी परचेज प्राइस कम हो जाएगी, ठीक है, और आपने डिस्काउंट को निकाल के देखना है कि एनुअल कॉस्ट कितनी है आपकी, और नॉर्मल जो आपकी एनुअल कॉस्ट थी वो देखनी है वो कितनी आएगी जो आप यहाँ से ये निकालोगे। ऊपर से रिलेटेड है ना? हाँ, ये ऊपर ये एक सवाल, ये सवाल तीनों रिलेटेड है, दोनों के दरमियान डिफरेंस जो है ना वो सेविंग आ जाएगी। ठीक है। अब अगला सवाल है, व्हाट इज द चेंज इन टोटल कॉस्ट टू द कंपनी ऑफ मूविंग टू एन ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ 2000 यूनिट्स। कि टोटल कॉस्ट में क्या चेंज आएगा कि अगर आप ऑर्डर क्वांटिटी 2000 यूनिट्स कर दो। तो इसमें आपने अगेन वही काम करना है, आपने पहले 750 यूनिट्स ऑर्डर क्वांटिटी पे सारी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, और फिर 2000 यूनिट्स पे करनी है। तो देखना है कि क्या कॉस्ट ज़्यादा आ रही है 2000 में या कम आ रही है, तो उस हिसाब से आंसर निकाल लेना है। ये क्वेश्चन देखें, ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये वही कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं नहीं करवा रहा क्योंकि फायदा नहीं है ना, वही क्वेश्चन रिपीट ही हो रहे हैं। 169 है अब। 169 में पूछा व्हाट इज द प्रोडक्शन सेटअप कॉस्ट पर बैच, यानी कि सीओ पूछ रहा है। तो ईबीक्यू वाला फॉर्मूला है, ईबीक्यू का फॉर्मूला क्या था, 2 C0 D CH 1 - D/R। अब मुझे इसमें से ये वाली चीज चाहिए, तो अगेन मैं क्या करूंगा, स्क्वायर लूंगा दोनों तरफ। इकोनॉमिक बैच क्वाड्रेटिक आंसर देके बताया हुआ है, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा क्यू स्क्वायर, ये से कट जाएगा, ये जो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हुए आपको होगा, मैं इसको कर देता हूँ सॉल्व, 2 C0 D CH 1 - D/R। ये चीजें डिवाइड हो रही हैं, वहां पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये बचेगा क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय CH 1 - D/R डिवाइडेड बाय 2 C0 D, और C0 तो नहीं है, 2D इज इक्वल टू C0, ठीक है। ये इक्वेशन बन जाएगी और इसके थ्रू आपने सॉल्व कर लेना, कोई मसला तो नहीं है इसमें। नहीं नहीं। सेल्स डॉक्यूमेंट का सीक्वेंस क्या है, ये इंक्वायरी पहले आती है, फिर ऑर्डर है, फिर इनवॉइस है, फिर पेमेंट है, ये FA1 का सवाल है, FA2 का इन्होंने यहाँ पर दे दिया। परचेजेस डॉक्यूमेंट का सीक्वेंस क्या है जी, इसमें ऑर्डर है, इनवॉइस, गुड, नहीं नहीं ये गलत हो जाएगा, इनवॉइस एंड पे आती है ऑर्डर, डिलीवरी नोट तो होता ही नहीं है, पहले डिलीवरी नोट होता है, गुड ये रिसीव नोट, सी लेकिन आंसर। सी होगा, हाँ सी होगा। परचेज ऑर्डर क्या होता है बताएं जी, व्हाट इज परचेज परचेज ऑर्डर। ऑर्डर परचेजिंग हमें स्टोर डिपार्टमेंट जो सब, डिपार्टमेंट। नहीं नहीं नहीं, देखें स्टोर डिपार्टमेंट जो है वो परचेज रेक्विजिशन बेचती है, परचेज ऑर्डर जो परचेजिंग डिपार्टमेंट सप्लायर को बेचता है, तो ए होगा। गुड्स रिसीव नोट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, तो गुड्स रिसीव नोट में इन्वेंट्री रिकॉर्ड को अपडेट करने की इन्फॉर्मेशन होती है, बिल्कुल होती है। आप चेक करते हो कि क्या करेक्ट प्राइस रिकॉर्ड हुई है इनवॉइस से, नहीं नहीं, इनवॉइस की प्राइस चेक करने के लिए हम किसको प्लेस क्रॉस मैच करते थे, परचेज ऑर्डर को, गुड्स रिसीव नोट को नहीं करते थे, ये बी नहीं है। फिर इसमें कि इन्फॉर्मेशन टू चेक द करेक्ट क्वांटिटी ऑफ द गुड्स, यस, गुड्स रिसीव नोट से पता चल सकता है। बाकी एनी अनयूज मटेरियल विच रिटर्न टू स्टोर्स, तो ये इसमें गुड्स रिसीव नोट में नहीं होता, ए और सी है। जब आप कॉस्ट मटेरियल कॉस्ट को चार्ज कर रहे हो जॉब और प्रोसेस में, तो आप किस डॉक्यूमेंट से डिटेल लोगे, तो आप लोगे परचेज एक्विजिशन से तो नहीं लोगे, मटेरियल एक्विजिशन से लोगे ना, क्योंकि मटेरियल एक्विजिशन क्या होता है, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले आपसे मटेरियल मंगवा रहे होते हैं। तो अगर जॉब वाले या प्रोडक्शन वाले आपसे मटेरियल मंगवा रहे हैं, तो आपको पता है ये लोग मंगवा रहे हैं, तो आप वो कॉस्ट चार्ज कर सकते हो, ठीक है, तो मटेरियल एक्विजिशन होगा। गुड रिसीव नोट ऑर्डर और एक्विजिशन परचेज एक्विजिशन से नहीं होता। फिर वो कह रहा है कौन से दो डॉक्यूमेंट्स आप मैच करते हो विद द गुड्स रिसीव नोट इन बाइंग प्रोसेस, गुड्स रिसीव नोट के साथ आप कौन कौन से दो डॉक्यूमेंट्स मैच करते हो, एक तो इनवॉइस करते हो आप सप्लायर की, दूसरा आप परचेज ऑर्डर भी करते हो कि जो मैंने परचेज किया क्या ये वही मुझे मिला या नहीं मिला, सही है। सही है।
विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिजल्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ बफर इन्वेंट्री? अगर आप बफर इन्वेंट्री को इंट्रोड्यूस करते हो तो उससे क्या होगा? अब आप मुझे बताएंगे, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट जो है वो इंक्रीज होगी इन्वेंट्री की? बफर नहीं। नहीं, नहीं होगी। बफर इन्वेंट्री का तो से ताल्लुक ही नहीं है ना होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट से। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिक्रीज होगी बफर से। ईओक्यू के फॉर्मूले में कहीं बफर आता है, बफर इन्वेंट्री इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर्मूले में? नहीं। तो नहीं अफेक्ट करेगा ना, बस सीधी सी बात। एवरेज इन्वेंट्री लेवल इंक्रीज होगा या नहीं होगा बफर इन्वेंट्री के आने से? एवरेज इन्वेंट्री का क्या फॉर्मूला था? Q/2 प्लस बफर। तो क्या एवरेज इन्वेंट्री इंक्रीज होगा बफर इन्वेंट्री के आने से? इंक्रीज होगी। ये स्टेटमेंट ट्रू है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पे कोई फर्क पड़ता है बफर से? नहीं। अब यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर बफर इन्वेंट्री है तो हमारी ऑर्डर कॉस्ट कम होगी ना, क्योंकि हम कम ऑर्डर करेंगे, हमारे पास सेफ्टी स्टॉक मौजूद है। तो उनको मैंने, काफी स्टूडेंट्स को मैंने व्हाट्सएप पे भी रिस्पॉन्ड किया है कि देखें, बफर इन्वेंट्री का मतलब ये नहीं है कि जो आप नॉर्मल ऑर्डर प्लेस कर रहे हो आप वो कम करोगे। बफर तो इसलिए आप रखती हो कि जब अनयूजुअल डिमांड हो, वो इमरजेंसी में आपके काम आ सके। तो बफर इन्वेंट्री आने का मतलब ये नहीं है कि इन्वेंट्री आपके पास सेफ्टी में पड़ी है तो आप ऑर्डर कम करोगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगी, नहीं। जो नॉर्मल ऑर्डर्स ने आप वैसे ही प्लेस करोगे, ये तो इमरजेंसी इन्वेंट्री है ना, जब अनयूजुअल कंजम्पशन हो जाएगी, इमरजेंसी में आपको रिक्वायर्ड होगी तो आपने रखी होती है, ठीक है। इसीलिए ऑर्डरिंग कॉस्ट से कोई ताल्लुक इसका नहीं है। क्लियर है? जी सर। बस ये दो सवाल रह गए। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल में सबसे लीस्ट रेलिवेंट क्या चीज है इनमें से ईओक्यू के लिए? ऑर्डरिंग। ईओक्यू के फॉर्मूले में क्या चीज नहीं आती, इसका सिंपल मतलब ये है, लीस्ट रेलिवेंट क्या है? सेफ्टी इन्वेंट्री है ना। अभी सेफ्टी। ऊपर मैंने बताया एनुअल डिमांड भी फॉर्मूले में यूज होती है, होल्डिंग कॉस्ट का भी कोई ना कोई ताल्लुक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट का भी ताल्लुक है, सेफ्टी इन्वेंट्री का नहीं है। इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट है जो आप यूज करते हो रिकॉर्ड रॉ मटेरियल सेंड बैक टू स्टोर्स फ्रॉम प्रोडक्शन? जब स्टोर्स वाले प्रोडक्शन वाले को दोबारा जो अनयूज मटेरियल है बेच देते हैं, तो कौन सा डॉक्यूमेंट यूज करते हैं? मटेरियल्स रिटर्न नोट, ठीक है। ऑप्शन सी होगा। बाकी लास्ट सवाल है ये कि परचेज इनवॉइस को पे करने से पहले आप उससे किस दो चीजों से कंपेयर करते हो? तो मैंने आपको बताया है कि परचेज ऑर्डर से आप कंपेयर करते हो प्राइस देखने के लिए, गुड्स रिसीव नोट से आप कंपेयर करते हो क्वांटिटी देखने के लिए। इसके साथ जो है हमारी मटेरियल्स की F2 की कैप्लन किट खत्म हो चुकी है, ठीक है। ठीक है।